हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बात किया जाए तो अभी हमारा ये तीसरा मेजर टॉपिक चल रहा है। यानी कि पहला मेजर जो टॉपिक था फर्स्ट वाला था पॉलिटी का, उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है 2 पार्ट में। फिर आपका दूसरा टॉपिक आता है, सेकंड वाला टॉपिक आता है आपका इकोनॉमी का। इकोनॉमी को आपके 6 पार्ट में टोटल कंप्लीट किया गया, जिसमें आपके प्रत्येक पार्ट को विथ एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश की गई। फिर अभी जो हमारा तीसरा चल रहा है वो आता है आपका कल्चर। कल्चर के अंतर्गत हमारे ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा इसका तीसरा पार्ट है। अगर होगा तो आज ही पूरा हो जाएगा, वरना चौथे पार्ट में इस सेशन को भी फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सेशन है। इस सेशन के अंतर्गत हम पूरी एक रूपरेखा को आपका पीटी 365 यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आता है उसी के टारगेट करके ये आपको पढ़ा रहे हैं। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ इसमें जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उनको देखें, क्योंकि अभी टाइम है कि आप इसका रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है कि आप अभी पढ़ लेंगे। और अभी इतना टाइम है कि आप इसको 1 से 2 बार नहीं, एटलीस्ट 3 बार तो आप इसका रिवीजन कर ही लेते हो। और किसी भी चीज का अगर 3 बार रिवीजन हो जाए तो फिर वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। तो इसी टारगेट के अकॉर्डिंग ये आपका सेशन शुरू किया गया है। तो ये हमारा तीसरा मेजर टॉपिक, तीसरे मेजर टॉपिक के साथ तीसरा पार्ट है। चलिए तो अब टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि हमने किस किस टॉपिक को कवर किया था। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक था मूर्तियां, मंदिर और अन्य स्थापत्य, तो ये पहला था, इसको ऑलरेडी कंप्लीट किया गया। सेकंड टॉपिक आता है आपका मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य कला शैलियों। इनको 2 पार्ट, एक पार्ट में आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट किए गए। तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट जो आया था जिसमें तीसरे टॉपिक को कंप्लीट किया गया है, सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल। फिर आपके प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कंप्लीट किया गया। तो यहाँ तक आपका ऑलरेडी ये सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत पढ़ा जाएगा जैसे कि भारत रत्न के बारे में, नोबल पुरस्कार के बारे में, अन्य पुरस्कार जैसे कि पद्म पुरस्कार, अनुभव पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यूनेस्को का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2023 और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिर पढ़ा जाएगा सुर्खियों में रही जनजातियां। उसके बाद विविध या मिसलेनियस को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें तीर्थ यात्री कॉरिडोर परियोजना, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सुर्खियों में रहे अन्य पहले जैसे कि कस्तूरी कॉटन भारत, प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग, संयुक्त सुप्रीम कोर्ट में नया ध्वज प्रतीक चिन्ह, न्याय की देवी नई प्रतिमा के बारे में। फिर ये प्रमुख और सुर्खियां हैं जैसे कि सुर्खियों में रहे घटनाक्रम रहे आएंगे, फिर अन्य घटनाक्रम आएंगे, सुर्खियों में रहे त्योहार संबंधित जो खेल है वो आएंगे, अन्य संबंधित सुर्खियां, महत्वपूर्ण सुर्खियां भी हैं। फिर इसी के साथ साथ आपके टॉपिक कवर होंगे कि भारत की बुनाई शैली, भारत के फसल उत्सव, क्षेत्रीय नववर्ष के बारे में, अशोक के शिलालेख और उनके शिलालेखों के बारे में, भारत की ऐतिहासिक बंदरगाह और भारत में विश्व धरोहर स्थल में। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश होगा, जिसमें विश्व धरोहर स्थल तक कंप्लीट किया जाएगा। एक एक करके आपकी चीजों को कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि आप मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैगजीन अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, 1-2 बार ये लेक्चर देख ले, तो आपको इस मैगजीन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। वैसे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर दे दी जाती है, तो आप वहां से जो पीडीएफ है वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और लेक्चर तो आपके लिए दिए ही जा रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें, क्योंकि अभी टाइम इतना है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 बार इसका रिवाइज कर लेंगे, और अभी से कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो हमारा आज का जो टॉपिक आता है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत आता है सबसे पहले भारत रत्न के बारे में, कि भारत रत्न से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, और भारत रत्न इस बार किस किस को दिया गया। और इस बार एक खास बात हुई है कि इस बार साथ में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था, मतलब कि अभी तक कितने लोगों को एक साथ दिया गया, और ऐसा घटनाक्रम होता है कि एक साथ 4 लोगों को दिया जाए। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और इसको कब इसकी स्थापना की जाती है, साथ ही साथ में पहली बार किसको दिया गया, और यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। और साथ ही साथ ये कि ये जिन अभिव्यक्तियों को, यानी कि जो इन व्यक्तित्व को ये सम्मान दिया गया है, उन व्यक्तित्व से रिलेटेड कि ये क्या खासियत रखते हैं कि उनको ये सम्मान दिया गया। चलिए तो जानते हैं सुर्खियों में रहे क्यों, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी,
ये टोटल आते हैं 5 व्यक्ति आते हैं जिनको भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब जानते हैं सबसे पहले भारत रत्न के बारे में, जो किस लिए दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, अगर आपसे ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नॉर्मली आपसे इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न आखिर क्यों दिया जाता है, भारत रत्न को देने की क्या विशेषता होती है, तो क्या इसके अंतर्गत आता है कि यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और यह जो सम्मान है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अब नाम की सिफारिशों को लेकर जब देखते हैं तो किसी व्यक्ति को यह सम्मान देने की सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आके तुरंत ही ये सम्मान दे देगा। राष्ट्रपति अगर ये सम्मान दे रहे हैं तो उसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और इसलिए इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि इसमें किसी भी तरीके की कोई औपचारिक सिफारिश करने की जरूरत है। इसमें ये होगा कि जो प्रधानमंत्री सलाह के थ्रू इसको मतलब कि सलाह के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, उन्हीं व्यक्तियों को सम्मान दिया जाएगा। अब चलिए सम्मान के बारे में देखते हैं कि सम्मान में क्या-क्या दिया जाता है। जैसे सम्मान तो दे दिया, भारत का पहला ऐसा सम्मान है जो सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता को क्या मिलता है? तो पहला आता है कि इसमें भारत रत्न से प्राप्तकर्ता को सम्मान के रूप में एक पदक प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद या प्रमाण पत्र दिया जाता है, और इसी सम्मान के तहत किसी भी प्रकार की मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। तो ये ऐसा सम्मान है कि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत रत्न में इतनी इतनी 5 लाख रुपए की मौद्रिक राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की, तो ये आपको एकदम नकारना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत होती है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बनते हैं? जब हमारा भारत गणतंत्र के तौर पर अपनाता है, वो 26 जनवरी 1950 को भारत में एक संविधान लागू होता है। उसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति जो है उनके सम्मान में यह सम्मान की शुरुआत की जाती है। इसका विनिमय देखते हैं कि इसे भारत में भी आ सकता है क्वेश्चन की विनिमय से रिलेटेड, कि इसे कहाँ भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो इसके अंतर्गत बात किया जाए तो अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया है कि इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के भारत रत्न का सम्मान नहीं जोड़ सकते। जैसे कि आपका जो अनुच्छेद 18 है उसमें क्या कहा गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 14 से 18 में समानता का अधिकार जो दिया गया है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 18 आता है, जिसमें उपाधियों के अंत के बारे में बात किया गया है। इसी के साथ ही अनुच्छेद 18 का जो क्लॉज 1 है उसमें कहा गया है कि इस सम्मान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नाम के पीछे या आगे उपाधि के रूप में इसका किसी भी शब्दावली का उपयोग नहीं करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के परिणाम स्वरूप इस प्रावधान को किया गया है। अब आते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं कि सम्मान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपना बायोडेटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और भारत से रत्न प्राप्तकर्ता शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें इसमें तो नहीं कर सकता है, किसमें नहीं कर सकता, कि अपने नाम के आगे पीछे तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये कहाँ कहाँ कर सकता है। अगर वो अपना बायोडाटा है तो उसमें लिख सकता है, विजिटिंग कार्ड जो होता है उसमें लिख सकता है, लेटर हेड जो होगा इत्यादि कुछ ऐसे कार्ड होते हैं उनमें वो अपने सम्मान जिससे सम्मानित किया गया उसको उसमें उल्लेख कर सकता है। अब सबसे पहले बात आती है कि ये सम्मान किस किस को दिया गया। तो पहला जो सम्मान आता है, ये आपको पहली बार 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सीवी रमन को दिया जाता है। तो पहली बार 1954 में कब दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब होती है? 2 जनवरी 1954 को। किसके द्वारा होती है? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और पहली बार किसको दिया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन को। और यह सम्मान जो है दूसरे देश के नागरिकों को भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत रत्न है तो सिर्फ भारत के लोगों को दिया जाता है, या दूसरे देशों को भी दिया जाता है, दूसरे देशों के नागरिकों को, जैसे कि कुछ है भी जिनको ये दिया गया है। मदर टेरेसा को दिया गया,
खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया और नेल्सन मंडेला जैसे जो विदेशी हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत रत्न से प्राप्त करने वाले आरंभिक व्यक्ति के तौर पर आते हैं। अब इससे रिलेटेड और भी तथ्य आ जाते हैं कि आरंभ में यह व्यक्ति जो जैसे कि इस सम्मान को जब शुरू किया गया था उन 2 जनवरी 1954 को, तो उस टाइम पर इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद सम्मान की सिफारिश नहीं की जाती थी, ना दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो कि देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। तो तभी से इसकी शुरुआत होती है। तो 1966 में मरणोपरांत भी भारत रत्न की सम्मान होती है। किस संदर्भ में होती है? जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो उनको यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। फिर 2014 में भारत रत्न से सचिन तेंदुलकर को मतलब कि यह सम्मान दिया गया और यह जो सम्मान था यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति यानी कि प्रथम जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में ये सम्मान प्राप्त हुआ है? प्रथम खिलाड़ी आएगा तो आप बता देंगे, लेकिन अगर ये है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन रहे हैं तो ये सचिन तेंदुलकर रहे हैं जिन्हें 2014 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद है कि जैसे कि 2024 में आपके 5 व्यक्तियों को दिया गया, 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया। तो ये भारत रत्न से प्राप्त होते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन 2024 में जो कि अभी प्रेजेंट में 5 व्यक्तियों को और 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया। अब आते हैं भारत रत्न किस तरीके का होता है, किस तरीके का इसको डिजाइन किया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये भारत रत्न जो होता है वो एक पीपल के पत्ते के जैसा होता है। ये आप इसमें इस तरीके से इसकी स्थिति देख सकते हैं। जब आप पीपल का पत्ते सेम पीपल के पत्ते के जैसा ये बनाया गया है, इस तरीके से ये होता है। इसमें एक तरफ जो होता है वह सूर्य की चमकदार आकृति के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा रहता है। क्या होता है? सूर्य की जो चमकदार आकृति होती है उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ भारत रत्न ये लिखा हुआ है। किस में लिखा है? देवनागरी यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है। दूसरा भाग वो जो होता है उस पर अशोक स्तंभ बना होता है इस तरीके से और यहाँ पर अशोक स्तंभ में ये राचिन उत्कीर्ण होते हैं। इसे भी नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, तो एक साथ आपका भारत रत्न लिखा रहता है। दूसरी साइड यानी कि फर्स्ट वाली जो साइड है वहां पर सूर्य की आकृति बनी होती है, भारत रत्न देवनागरी में लिखा है। सेकंड वाला जो आएगा उसमें आपका देवनागरी लिपि की ने सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, साथ में इसमें भारत का राज चिन्ह दिया गया है। भारत रत्न पदक में लगा प्रतीक शूर और किनारा प्लेटिनम से बना होता है, जबकि लेक चमकदार कांच से तैयार किया जाता है। इसका निर्माण जो है वह कोलकाता के अलीपुर टकसाल में किया जाता है। तो इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? जो कोलकाता में अलीपुर टकसाल है वहां पर इसका निर्माण होता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पुरस्कार नोबल पुरस्कार के बारे में। तो नोबल पुरस्कार के बारे में जाने जो कि एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी स्थापना कब होती है? स्टॉकहोम स्वीडन में होती है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नोबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? यह किसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के संदर्भ में दिया गया था? ये अल्फ्रेड नोबल जो रहे थे उनकी अंतिम इच्छा यानी कि उनके वसीयतनामे में 1895 से इससे शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मेरी संपत्ति है उसको एक इस कार्य में लगाया जाए जो एक मानव हित के लिए एक दिशा निर्देश थे। इस तरीके के संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया था। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से इस सम्मान की शुरुआत होती है और उन्हें अपने वसीयतनामे में लिखा था और इसी वसीयतनामे के आधार पर 1895 में इसकी शुरुआत होती है और इसे जब शुरू किया गया था ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जा गया था, लेकिन बाद में इसमें अर्थशास्त्र को ऐड किया गया था। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर 5 क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था। फिर इकोनॉमी आपका लास्ट में जोड़ा गया था। भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार आता है उन रसायन विज्ञान में और अर्थशास्त्र में जो है वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका भौतिकी रसायन और अर्थशास्त्र मतलब कि कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है। ये 3 पुरस्कार जो हो गए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज से। साहित्य का पुरस्कार जो है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन से।
चिकित्सा या फिजियोलॉजी का जो पुरस्कार है वो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नेशनल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन में शांति पुरस्कार जो है वह नॉर्वेजियन नोबल कमेटी को दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये विभिन्न 6 श्रेणियों के अंतर्गत ये पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है, जिस तरीके से उसमें जाना है क्या भाई इसमें मिलता है, तो किसको मिलता है। तो ये जो पुरस्कार विजेता है तो ये आपके नोबल डिप्लोमा जो कि विशिष्ट कलात्मक प्रस्तुति के तौर पर मिलता है, नोबल एक मेडल मिलता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि इसके अंतर्गत मिलती है, और 2 साल पुरस्कार 2024 में जो साहित्य का नोबेल प्राइज है वो मिलता है दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को, जो की प्रमुख कृतियां द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्रेस और ग्रीक लेसन्स में ये पुरस्कार मिलता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो जापानी संगठन निहोन हिडांक्यू है उसको दिया जाता है, और यह परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने पर ये प्रयास किया गया। तो इस तरीके से ये नोबेल पुरस्कार 2024 ये दिया गया है, तो इस पुरस्कार के बारे में है। और आपको इसकी और डिटेल पढ़नी है तो हमने अभी और भी सेशन कंप्लीट कराए जो मंथली मैगजीन के, तो उनमें से आप और चीजें को पढ़ सकते हैं। चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों में, जैसे कि पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की शुरुआत यानी कि अभी प्रेजेंट में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो पद्म पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं तो यह किस तरीके का पुरस्कार है। और पद्म पुरस्कारों में जैसे कि 3 श्रेणियां आती है, एक आती है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पद्म भूषण विभूषण किसके लिए दिया जाता है, पद्म भूषण किसके लिए दिया जाता है, पद्म श्री किसके लिए दिया जाता है, और ये जो पुरस्कार है किस किस क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं, ये मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इसकी उपाधि कोई लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। जैसे कि अभी भारत रत्न पड़ा तो उसकी उपाधि कहीं लगा सकता है कहीं नहीं लगा सकता है, तो उस तरीके से आपको पद्म पुरस्कार के बारे में भी जानना है। पद्म पुरस्कार के जो प्रदान किए जाते हैं कहाँ दिए जाते हैं, उसको भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये कहाँ दिया जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन है वहां पर पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों के बारे में बात की जाए तो ये पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक आते हैं। इसकी स्थापना 1954 में होती है और इसकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। जैसे कि आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस लागू होता है, तो उसी तरीके से 25 जनवरी को इनकी घोषणा हो जाती है। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां आती है, जैसे कि पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण जो होता है उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए, वो पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए होता है। ये पुरस्कार कला, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल जैसे अलग अलग विषयों और क्षेत्रों के तहत दिए जाते हैं, और आमतौर पर ये पुरस्कार जो है वह मरणोपरांत नहीं दिए जाते, और ये अत्यधिक योग्य होने की स्थिति में सरकार व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा कर देती है। और यह पुरस्कार में कोई उपाधि नहीं होती, इसलिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पुरस्कार के अपने नाम के आगे व अंत में उपाधि का उपयोग नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये पद्म पुरस्कारों के बारे में आता है। अब आते हैं हम अनुभव पुरस्कार की ओर कि अनुभव पुरस्कार क्या होते हैं, ये पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार जो है अभी प्रेजेंट में 7वां अनुभव पुरस्कार विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया जाता है। कौन सा कहाँ दिया जाता है, नई दिल्ली में दिया जाता है। कौन से नंबर का, ये दिया जाता है आपका 7 नंबर का। तो इस पुरस्कार को किसके किसके लिए आखिर मतलब प्रदान किया जाता है, इसके नाम से ही उल्लेख किया जा रहा है कि ये जो पुरस्कार होगा कुछ अनुभवी व्यक्तियों को दिया जाएगा, क्योंकि इसके पुरस्कार का नाम ही अनुभव पुरस्कार है, नाम से ही प्रोनाउंसिएट हो रहा है। लेकिन ये ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो अनुभव रखते हो उनको दिया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आएंगे जैसे कि इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों के आधार पर भविष्य में सुशासन एवं प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसमें अनुभव लेखन, सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगियों द्वारा अनुभव पोर्टल का अनुभवों का साझाकरण पर आधारित होगा, और यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके अनुभव पुरस्कारों के बारे में आता है। अब आते हैं हम वीरता पुरस्कार की ओर। तो राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशक्त बलों और केंद्रीय सशक्त बलों के जवानों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। तो ये आपकी 2024 में की गई थी, और अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग अलग डेटा आया हुआ है। तो इसको तो आपको याद रखना है, और अभी आपका ये बस इसमें याद रख लेना कि कौन मतलब किस किस क्षेत्र में किस तरीके का पुरस्कार देते हैं। लेकिन इसके जो नाम है वो आपको जो अभी इसका अपडेटेड पार्ट आएगा तो उसमें अपडेट करके दिया जाएगा, जो जनवरी का अभी होगा उसमें।
तो वीरता पुरस्कारों के बारे में बात करें तो वीरता पुरस्कारों को वरीयता क्रम में जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र होते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा जो है वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। तो इनकी घोषणा कब की जाती है? एक गणतंत्र दिवस पर भी की जाती है और स्वतंत्रता दिवस पर की जाती है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की जाती है? वो की जाती है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, मतलब कि एक दिन पहले। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र की शुरुआत कब होती है? 1950 में। और इसमें अशोक चक्र क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड 1952 में शुरू किया जाता है और 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया जाता है और ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वीरता पुरस्कार के बारे में आता है। अब आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कि 2022 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब होती है, यानी कि इसकी स्थापना कब की जाती है? 1954 में की जाती है। आरंभ में इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टेट अवार्ड्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। और ये अवार्ड्स जो होते हैं वह शुरुआती दौर में इनमें 2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, 2 उत्कृष्ट प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत पदक इसमें प्रदान किए जाते हैं। और ये इसका प्रबंधन जो है 1973 में फिल्म समारोह के निर्देशालय के अंतर्गत इसका किया गया था 1973 में। यह पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक फीचर फिल्म में, दूसरा गैर फीचर फिल्म में और तीसरा आता है सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन में। तो ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। और ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार जो है यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ भारत के उस राज्य के को दिया जाता है जिसने फिल्म उद्योग के विकास में आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में आता है। अब आते हैं यूनेस्को का प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2023 के बारे में, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय यूनेस्को प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूनेस्को का जो प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार है, इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, जिसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 2015 में की जाती है और इसके तहत विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाली स्थापत्य को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें टोटल 24 वैश्विक टाइल्स में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हवाई अड्डे, परिसर, यात्री स्टेशन, खेल संग्रहालय, एम्पोरियम, होटल और रेस्तरां इसमें शामिल होते हैं। इस परियोजना के विनिर्देश में देखें तो ये परियोजनाएं अभिनव, रचनात्मक, स्थानीय विरासत को दर्शाने वाली, पारिस्थितिक रूप से कुशल, सामाजिक संपर्क और भागीदारी को बढ़ावा देने वाली होती हैं। पुरस्कार की आधिकारिक सूची में शामिल स्थापत्य इंटेलिजेंस सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। साथ ही स्थापत्य परियोजनाएं पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी ध्यान में रखती हैं। इस पुरस्कार का जो महत्व है, पुरस्कार प्राप्त स्थापत्य लिविंग परिवेश को खूबसूरत और बेहतर बनाने में प्राथमिक भूमिका का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और अन्य मान्यताओं से प्राप्त भारतीय पुरस्कारों में देखा जाए तो इसे दिसंबर 2023 में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु कर्नाटक को यूनेस्को के 2023 के ब्रिक्स वर्षाय से सम्मानित है। साथ ही इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में इसे नामित किया जाता है। तो ये ब्रिक्स वर्षाय पुरस्कार के बारे में जान आता है। साथ ही साथ हम यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बारे में जान लेते हैं, जिसकी उत्पत्ति 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र के दौरान आयोजित होती है। यह 5C यानी कि क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिटीज के अंतर्गत आती है। यानी कि 5C अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5C डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि 5C के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल हैं, यानी कि कौन कौन से शब्द शामिल है, तो एक फोर सी फोर आता है क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। दूसरा सी आता है आपका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। तीसरा सी आता है कैपेसिटी। चौथा आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। चौथा आता है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। पांचवा आता है कम्युनिटी जो कि समुदाय। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये टोटल 5 Cs होते हैं। इसकी मुख्य भूमिका के अंतर्गत देखा जाए तो यह किसी संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का अंतिम निर्णय लेती है और यह विश्व धरोहर कोष के उपयोग को तरीका निर्धारित करती है। साथ ही सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यह विश्व धरोहर सूची में शामिल संपदाओं के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट की जांच करती है।
इस कन्वेंशन के पक्षकार देशों में 21 प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इन्हें आम सभा द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में इसमें भारत को 2021 से 25 के लिए विश्व धरोहर समिति का सदस्य चुना गया है और इसके प्रमुख भागीदार में आईसीसीसी, आरओएम यानी कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना, स्थापत्य भी क्षेत्र आधारित धरोहरों के संरक्षण संवर्धन के लिए जिम्मेदार होना है। तो इस तरीके से इसमें प्रमुख भागीदार है। अब आते हैं स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय के बारे में कि इसकी स्थापना 2001 में गुजरात के भूकंप पीड़ितों की याद में निर्मित इस संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में किया जाता है। यह जो है वह भुजियो डूंगर पहाड़ी गुजरात में इसकी स्थापना की जाती है और यह मियावाकी वन संग्रहालय इसे संग्रहालय के अंतर्गत आती है, जो कि सबसे बड़े मियावाकी वनों में से एक संग्रहालय आता है। और मियावाकी जो पद्धति है वह कहाँ से ली गई है? वह जापान से ली गई है, जो अकीरा मियावाकी द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब आते हैं हम आगे की ओर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की ओर। तो हम देखते हैं कि 2022 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है वह फिल्म में फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है और इसे हर साल फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक जाने माने दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष के सम्मान में दी जाती है और यह पुरस्कार प्राप्त करता है एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल, एक नगद पुरस्कार और वर्तमान में 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कुछ अन्य पुरस्कारों में प्राप्तकर्ता सत्यजीत रे 1985, अमिताभ बच्चन 2018, रजनीकांत 2021, वहीदा रहमान 2023। तो इस तरीके से ये प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहे हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके अंतर्गत देखते हैं हमारे सुर्खियों में रही प्रमुख जनजातियों के बारे में। अभी तो हमने ये जाना कि जो पुरस्कार है उनके बारे में भी जान लिया। अब सुर्खियों में रही प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। पहले मैप के माध्यम से जानेंगे, फिर इनको डिटेल में जानेंगे। तो जो आपकी जनजातियां हैं उसमें आपकी पूछ लिया जाए कि पूर्व उत्तर की कौन सी जातियां जनजातियां हैं, इसके मतलब पूरे ओवरऑल कंट्री मतलब इंडिया की दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, जिसमें आपकी आती है अपातापी जनजाति, नेहिसी जनजाति और जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जब हम आगे आते हैं नेक्स्ट में पोमई नागा जनजाति मणिपुर में आती है। कोनियोंग जनजाति नागालैंड में आती है। तिवा जनजाति असम मेघालय में आती है। लुसाई जनजाति या ब्रू समुदाय जो आता है आपका मिजोरम त्रिपुरा में आता है। तो इस तरीके से आते हैं। फिर हम आगे यहाँ ईस्ट में देखते हैं तो उड़ीसा में आती है जुआंग जनजाति। मनकीडिया जनजाति उड़ीसा में आती है। फिर शोम्पेन जनजाति जो है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आती है। कोंडो रेड्डी जनजाति या कोया जनजाति आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आती है। इरूला जनजाति तमिलनाडु केरल में आती है। फिर आते हैं हम सहरिया जनजाति की ओर, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आती है। मोरिया जनजाति जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ में आती है। सोलिंगा जनजाति और जनु कुरुबा जनजाति आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में आती है। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब एक एक करके प्रत्येक जातियों के विश्लेषण के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपकी जनजातियों से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपातानी जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। इस जनजाति की क्या विशेषता है और ये जनजातियों का क्या मुख्य त्योहार है? कौन सा नृत्य करते हैं? किस तरीके से इनके नाम है? और आपातापी ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये ही आपकी प्रत्येक जनजाति के पढ़ने का एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के द्वारा काले वन्यजीव अभ्यारण्य। अब काले वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आता है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। वहां पर फॉरेस्ट रेलिंग हार्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की जाती है। यह जो प्रजाति है इसका नाम अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख आपातानी समुदाय के नाम पर जीनो फ्रीस आपातानी के नाम पर रखा जाता है और यह आपातानी जनजाति जो है वह जीरो घाटी में पाई जाती है और इसका प्रभावी पारंपरिक ग्राम परिषद बुलयान होता है। और इस जनजाति के क्षेत्रों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में लिविंग कल्चरल लैंडस्केप के रूप में शामिल किया गया और यह लैंडस्केप सियास है ऐसे क्षेत्र से होता है जो मनुष्य पर्यावरण की परस्पर निर्भरता की स्थिति में एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बनाए रखे। इसका प्रमुख त्योहार जो आता है ड्री मेयो का आता है, प्रमुख नृत्य दामिंडा और प्री नृत्य आता है। तो इस तरीके से आपातानी जनजाति है। और ये आती है हमारी पेमई नागा जनजाति। पोमई नागा जनजाति जो है वो एक तरीके से मणिपुर के सेनापति के जिलों में पुरुल गांव की जनजाति अपने क्षेत्रों में जंगली जानवरों पक्षियों के शिकार जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये किसके लिए प्रतिबंध लगा रही है? जंगली जानवरों के लिए भी, पक्षियों के शिकार के लिए भी और जाल बिछाने और मारने पर प्रतिबंध लगाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी मणिपुर में पाई जाती है, जो कि सबसे पुरानी और नागा जनजातियों में से एक आती है।
यह जो है आपकी मणिपुर, नागालैंड में ये लोग ज्यादातर निवास करते हैं। यह लोग कोली यानी कि मिट्टी के बर्तन, पोताई मतलब कि पू नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ की भाषा कोला होती है। तो इस तरीके से इन जनजातियों के बारे में है। अब आते हैं लुसाई जनजाति के बारे में, जो कि मिजोरम के होंग लुई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पादप है, जो कि पोथीरो स्पर्म लुसाई फोरम के नाम से जानी जाती है और यह नाम मिजोरम की लुसाई जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लोसाई जनजाति के बारे में, कुकी चिन जनजाति समूह के अंतर्गत आने वाली जनजाति है, जो नस्लीय रूप से इन्हें मंगोलाइड मूल के अंतर्गत मानी जाती है और इसका मुख्य व्यवसाय झूम और संतरे की खेती होता है। वह हेड हंटर समुदाय के नाम से जानी जाती है और यह बांस नृत्य, चेरो नृत्य में इनका लोकप्रिय नृत्य होता है। अब आती है कोनियाक जनजाति के बारे में, जो कि कोनियाक समुदाय की शीर्ष संस्था कोनियाक यूनियन ने गूगल मैप में दिखाई गई गलत दिशा रेखा को सुधारने के लिए नागालैंड सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और यह जो जनजाति है वह मंगोलाइड मूल से संबंधित जनजातीय समूह होता है, जो ईसाई धर्म अपनाने से पहले वे प्रकृति के विविध रूपों की पूजा करते हैं और इस प्रकार वे सर्वात्मवाद का पालन करते हैं। और कोनियाक भाषा चीनी तिब्बती भाषा कुल के साल उप कुल की उत्तरी नागा उपशाखा से संबंधित है और कोनियाक जनजाति के लोगों से पहले हैंटर्स के नाम से पुकारा जाता है और यह एक प्रतिसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। फिर आते हैं निहिसी जनजाति की ओर, जो कि हाल ही की कबक यानु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की निहिसी जनजाति की पहली महिला बन गई है। निहिसी जनजाति जो है पहले रफला के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा निर्जातीय समुदाय था और यह निहिसी समाज ना तो जाति व्यवस्था पर आधारित था, ना ही वर्गों में विभाजित था। इन जनजाति में बहुपत्नित्व विवाह का नियम प्रचलित था और यह समुदाय लॉन्ग टे उत्सव यानी कि नए कृषि मौसम का प्रतीक माना जाता है और इसका मानना है कि ये अबोतानी यानी कि पृथ्वी पर पहले इंसान की संतान की वंशज थी और इसी कारण से इसे निहीसी, आदि, गालो, आपातानी इत्यादि और तानी जनजाति समुदाय कहा जाता है। फिर आते हैं आगे की ओर ब्रू समुदाय की ओर, जो कि त्रिपुरा में पहली बार ब्रू समुदाय ने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस कारण से ये चर्चा में है और यह रियांग के नाम से जानी जाती है और इसका ऐतिहासिक रूप से मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में ही रहते हैं। और यह रियांग जो होते हैं वह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। फिर आते हैं हम तिवा जनजाति की ओर, जो कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की तिवा जनजाति ने अपना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव यांगली उत्सव मनाया। यह जो है यह असम और मेघालय में पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह भाषा जनजाति तिवा या जिसे लालुंग भी कहा जाता है भाषा बोलते हुए तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से ये संबंधित है। अब चलते हैं पूर्वी भारत को ओर, जिसमें आता है आपका जुआंग जनजाति, जो कि उड़ीसा के क्योंझर में रहने वाली जनजाति है और इसके अलावा पर्यावास अधिकार प्राप्त करने अन्य जनजातियों में जाजपुर उड़ीसा की जौंग, देवगढ़ उड़ीसा की पौड़ी भुइया, मध्य प्रदेश की भारिया पीबीटीजी तथा छत्तीसगढ़ की कमार पीबीटीजी और बेगा पीबीटीजी आदि शामिल होती है। यह जनजाति जो है वह जुआंग पहाड़ी और मैदानी के रूप में विभाजित होती है और क्योंझर की पहाड़ियों, अनुकुल की पल्लाहारा डेकहाल के मैदान में ये निवास करती है। अब आते हैं हम आगे की ओर मुरिया जनजाति की ओर, जो कि आंध्र प्रदेश के अल्लारू सीताराम राजू जिले में मुरिया जनजाति बीजों को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि डेडा का इस्तेमाल करती है। अब डेडा पद्धति क्या हो जाती है जब इस विधि का प्रयोग करती है, तो यह एक ऐसी पद्धति होती है जहां पर बीजों को पत्तियों से लपेटा जाता है और यहाँ गोलाकार बंडल के रूप में इन्हें कसकर बांधा जाता है और सियाली पत्तियों के साथ बुना जाता है। यह विधि जो है बीजों की कीड़ों से बचाती है। इसके अंतर्गत बीजों को 5 साल तक संग्रहित और उपयोग किया जाता है। मुरिया जनजाति है जो छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति निवास करती है। उपसमूह या समूह छत्तीसगढ़ राज्य में रहता है। अब आते हैं मनकीडिया जनजाति, जो कि उड़ीसा के मनकीडिया लोगों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से इसमें अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये जो है ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक है। वह बिरहोर जनजाति का एक अर्धगोमंतु वर्ग है और यह समुदाय बंदरों को पकड़ने, छोटे पक्षियों और जीवों को जाल में फंसाने की अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण दक्षिण भारत की जनजातियां जैसे कि शोलिंगा जनजाति, यह जनजाति कैसी है? यह अलग थलग रहने वाली जनजाति होती है और यह केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, विशेष रूप से बिलिगिरी, रंगना पहाड़ियों और महादेश और पहाड़ियों में निवास करती है। यह व्यवसाय और जीवन शैली में देखा जाए तो ये जंगल मौसमी चक्र के अनुरूप खेती और शिकार करते हैं। सोलिंगा बोलते हैं और द्रविड़ भाषा का उपयोग करते हैं और इनके त्योहार में रोटी हब्बा, होजसा, रागी हब्बा, मारी हब्बा, गौरी हब्बा आते हैं। अब आते हैं कुंडा जनजाति, जो कि भारी लॉरेल वृक्ष से जुड़े अपने स्वदेशी
ज्ञान के वन अधिकारों के साथ साझा करती है और यह कोंडा रेड्डी बस्तियों में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे पाई जाती है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति है और यह जनजाति कोडो कृषि करती है और इस प्रकार से यह स्थानांतरित कृषि भी होती है। अब आते हैं रुला जनजाति की ओर, जो कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है और यहाँ इनको जनजातियों को सांप का विष निकालने और बेचने के लिए लोकप्रिय है। और एडुल्ला समुदाय जो है वह भारत में एंटीडोट्स के उपयोग के लिए किए जाने वाले 80% विष की आपूर्ति करके लोक स्वास्थ्य विभाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, जो तमिलनाडु में पाई जाती है, जो तमिलनाडु और नीलगिरी के क्षेत्रों में रहती है। और इनका निवास स्थान कर्नाटक और केरल में भी है और इडुला जनजाति सबसे प्राचीन आदिवासी समूहों में से योग आती है और इनका संबंध नेग्रिटो प्रजाति यानी कि अफ्रीका से विस्थापित है और इडुला भाषा बोलते हैं, तमिल लिपि में लिखी जाती है। अब आते हैं कोया जनजाति, जो कि आंध्र प्रदेश में महुआ शराब स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो में छापे गए कोया जनजाति का निशाना बनाया गया और महुआ शराब बनाया कोया जनजाति की पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा है। और महुआ एक तरीके से उष्णकटिबंधीय वृक्ष होता है, जो कोया जनजाति पवित्र मानती है और फूलों का उपयोग शराब बनाने के लिए करती है। और इनका निवास स्थान गोदावरी नदी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तर की ओर मालकागिरी नदी, उड़ीसा पहाड़ियों पर रहते हैं और ये व्यवसाय परंपरागत रूप से कोया चरवाहों स्थानांतरित कृषि करते हैं और यह उन्होंने स्थायी खेती करना शुरू किया हुआ है। फिर आती है जैनो कुरुबा जनजाति, जो कि हाल ही में पश्चिमी घाट में रहने वाली जनजाति है। यह जनजाति की भौगोलिक निवास देखा जाए तो यह हादी नामक छोटी बस्तियों में रहती है और यह मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में निवास करती है। नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इसका निवास स्थान है और यह जैनु नदी भाषा बोलती है और कन्नड़ के समान होती है। उत्तर पश्चिम भारत की जनजाति है, जो कि सहरिया जनजाति है, जिसे हाल ही में राजस्थान के 12 जिले की सहरिया जनजाति में 100 से अधिक बच्चों के कुपोषित होने के मामले आए हुए हैं। यह पीवीटीजी में से एक है, मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में निवास करती है। अब आते हैं अंडमान निकोबार की जनजातियां, जैसे कि शोम्पेन जनजाति। यह जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला हुआ है और यह जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति है, यानी कि पीबीटीजी के अंतर्गत आती है। ग्रेट निकोबार में सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है और यह जनजाति मंगोलाइड निर्जातीय समूह होती है और इसे 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनगणना 229 है। इसमें शिकारी और खाद्य संग्राहक में जंगली शुअर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ आदि शिकार करते हैं। तो ये सोम्पेन जनजाति के बारे में आता है। अब हमारा इसमें 7वां मेजर टॉपिक आता है विविध यानी कि मिशलिनियस। इस टॉपिक के अंतर्गत आपके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उनको एक एक करके कवर करते हैं। पहले नंबर पर आती है तीर्थयात्री कॉरिडोर परियोजना के बारे में। पिलीग्राम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में, ये कैसी परियोजना है, इसे कहाँ कहाँ पर गलियारे बनाए गए हैं, इस परियोजना के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो एक एक करके जानते हैं। तो अभी जो केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया था, उस टाइम पे घोषणा की गई थी कि बिहार के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। और इसे किस तर्ज पे कहा गया था, इसे कहा गया था जो उज्जैन में काशी विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है उस तर्ज पर, और उज्जैन में सॉरी महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है उसके तर्ज पर, साथ ही साथ काशी के विश्वनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है बनारस में, उसके तर्ज पर। उसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, उस दौरान ये घोषणा की गई थी। अब जान लेते हैं कि पहला तो ये कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है और महाबोधि मंदिर कहाँ है, इस मंदिर की क्या खासियत है, और अगर किसी भी मंदिर को एक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान होते हैं। भारत में ऐसी कौन कौन से गलियारे हैं जिन्हें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये कौन कौन से मंदिर हैं, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो इन मंदिरों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं विष्णुपद मंदिर के बारे में और बोध गया मंदिर में, जो कि एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये मंदिर कहाँ है, एक दूसरे से बिहार में एक तो स्थित है, लेकिन कितनी दूर स्थित है, ये दोनों से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विष्णुपद महाबोधि मंदिर को उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो आधारशिला है वह 2019 में रखी जाती है। तो आपका करंट में कोई भी टॉपिक आया तो टॉपिक से रिलेटेड वो जिसको भी उसका कंपैरिजन करके इसको ला रहा है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कब शुरू किया गया था, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, जो इतने टाइम में मिलकर तैयार हुआ और ये अभी प्रोजेक्ट में जो आया हुआ है वो अब कितने टाइम में मिलकर तैयार हुआ है, तो एक कंपैरिजन के तौर पर भी देखा जाता है।
तो अभी प्रेजेंट में जो 2019 में जो आधारशिला रखी थी उसे काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। इस कॉरिडोर का निर्माण जो है वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने पर एक सुलभ मार्ग उपलब्ध कराने में किया गया है। अब जानते हैं तीर्थ यात्री कॉरिडोर परियोजना के बारे में। जो ये परियोजना है, इसका संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के तौर पर देखा जाए तो यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर के तहत मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विस्तार किया जाएगा। इसमें शीतला माता मंदिर, श्री राम मंदिर और अन्य लघु आकार के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया। विकास और विरासत का एक अद्भुत संयोग भी देखने को मिलता है, जैसे कि महाकाल लोक कॉरिडोर जिसमें शिव पुराण की कथा को प्रदर्शित किया गया है और इसमें भित्ति चित्र को उत्कीर्ण किया गया है। इसमें कॉरिडोर में तीर्थयात्रियों को लिए एक सुखद एहसास प्रदान करता है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत के पर्यटन में 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है और एक साल में यह 65.7% की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से इसमें पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब विष्णुपद मंदिर के बारे में जान लेते हैं कि यह मंदिर जो है वह बिहार के गया में फल्गु नदी तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन आ जाए कि इस मंदिर की 4-5 विशेषताओं को दे दे, ये ना पूछे कि भाई इसमें बजट में पेश किया गया या फिर किस गलियारा बनाया जा रहा है, बस विष्णुपद मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए कि बिहार के फल्गु नदी के तट पर स्थित है या फिर यह भगवान शिव को समर्पित है। खास तौर पे देखा जाए तो विष्णु को समर्पित है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए शिव को समर्पित कह दिया। या फिर इसके प्रतीक चिन्हों के बारे में कि क्या-क्या प्रतीक चिन्ह है, थोड़ा इधर-उधर गलत कर दिया। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इन मंदिर के बारे में भी जानना है, किस कॉरिडोर के अंतर्गत इसकी सिफारिश की गई है, क्या घोषणा की गई है, तो ओवरऑल जाना। और अगर इस तरीके की ये चीजें लागू हो जाती हैं, तो हमारे देश को क्या इससे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? इसे एक साल में जो हमारे पर्यटन में है उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिलती है? 60.7% का एक रेशियो देखने को मिल रहा है। उसी के संदर्भ में आगे ध्यान में रखते हुए इसका शुरुआत की गई है। तो विष्णुपद मंदिर के अंतर्गत बात की जाए तो यह मंदिर बिहार के गया में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर परिसर में बेसाल्ट पत्थर पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह बने हुए हैं, जिन्हें धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। प्रतीक चिन्हों के बारे में 4 प्रतीक चिन्ह आते हैं, जैसे कि आपका शंख, पहिया, चक्र में, गदा, कमल, पद्म आदि द्वारा चिन्हित किया गया है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पद चिन्ह उस जगह का प्रतीक होता है जहां भगवान विष्णु ने राक्षस ग्यासुर के सिर पर अपना पैर रखकर उसे भस्म किया हुआ था। इस पवित्र स्थल का जो उल्लेख है वह महाभारत और रामायण में मिलता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया हुआ था। इसका जीर्णोद्धार जो है वह 1787 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर का भी किया गया था और विष्णुपद मंदिर का भी किया गया था, जो बिहार के गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर की ओर चलते हैं। इसकी अवस्थिति देखी जाए तो यह बोध गया बिहार में है। ऐसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया और यह स्थल का जो पहला मंदिर है वह 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान मंदिर संरचना जो है गुप्त काल के अंत में 5वीं व 6ठी शताब्दी में यह बनी और यह मंदिर जो है वह पुरानी बौद्ध मंदिरों में शामिल है। इसके मुख्य मंदिर में आते हैं भगवान की क्लासिकल स्थापत्य शैली से निर्मित है। मंदिर का शिखर या टावर घुमावदार है। इसके शीर्ष पर एक आमलक की और कलश बनाया गया है। इस तरीके से इस मंदिर की संरचना को आप देख सकते हैं। फिर इस मंदिर का निर्माण जो है ना तो पूर्ण रूप से नागर शैली में हुआ है, ना ही द्रविड़ शैली में। तो ये एक तरीके से बेसर शैली से निर्मित कह सकते हैं, यानी कि इसमें नागर की भी विशेषताएं हैं, द्रविड़ की भी विशेषताएं, यानी कि दोनों का मिला-जुला रूप इसमें देखने को मिलता है। इसका जो ऊपरी भाग है वह वास्तव में निर्मित नागर शैली से निर्मित है और सकरा द्रविड़ मंदिर की तरह ये बिना मुड़े पिरामुंडाकार बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ ये पिरामुंडाकार बनाया गया है और यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी स्थिति है जो कि नागर शैली को संबोधित करती है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है, एक पूर्व की तरफ होता है, दूसरा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसमें हनीस्कल और ग्रीस डिजाइन में से सुसज्जित मोल्डिंग सहित निचला तहखाना भी है और इसमें ऊपर बुद्ध की छवियों वाली आलों की एक श्रृंखला बनाई गई है। वज्रासन जो कि हीरे का सिंहासन है और इसमें पॉलिशदार बलुआ पत्थर का प्लेटफॉर्म है और यह वह जगह है जहां भगवान बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था और इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने उस स्थल पर बनवाया था जहां भगवान बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया हुआ था। अब कुछ 7 पवित्र स्थल भी हैं, जैसे कि पवित्र बोधि वृक्ष इस मंदिर में पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके वृक्ष की पीढ़ी के नाम से जाना जाता है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अन्य पवित्र स्थल के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें मेषलोचन नेचर यानी कि प्रार्थना कक्ष, रत्न चक्र यानी कि आभूषण युक्त एम्बुलेटरी, रत्न घर चैत्य, अजपाल निगृत वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 5वें सप्ताह ध्यान दिया।
ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर दिया। कमल, तालाब, राज, यज्ञ, वृक्ष होते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं बौद्ध धर्म यात्रा के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख किया है, जिसमें आता है आपका लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म होता है, बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होती है, सारनाथ जहाँ उन्हें पहला उपदेश देते हैं, कुशीनगर जहाँ परिनिर्माण की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से ये 7 पवित्र स्थल आते हैं। अब संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में, जैसे कौन-कौन सी पहल है? पहली तो आती है आपकी प्रसाद पहल। प्रसाद पहल को किस लिए शुरू किया गया था? धार्मिक परिवर्तन के अनुभवों को बेहतर बनाने और देश भर में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उनकी पहचान की सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है। हृदय योजना जो कि शहरी नियोजन, आर्थिक समृद्धि, विरासत संरक्षण के समावेशी तरीके से एक दूसरे के साथ समायोजित करने हेतु। स्वदेश दर्शन योजना जो कि देश में थीम पर आधारित पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए शुरू की गई है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 जिसके तहत स्मारकों के संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्वतमाला परियोजना जो कि धार्मिक पर्यटन स्थलों में नजदीकी तथा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। काशी तमिल संगमम जो है वह पहला तमिलनाडु और काशी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जहां पर पुराने संबंधों का उत्सव मनाने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये संस्कृति और विरासत को संरक्षण को शुरू करने के लिए ये अन्य पहले हैं। ये आपकी गलियारे हैं और ये साथ ही साथ ये अन्य पहले हैं। इन गलियारों में ओवरऑल एक और बार देख लेते हैं तो कौन-कौन से इस तीर्थ यात्री गलियारे के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका राम राजा मंदिर जो ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है, करतारपुर गलियारा आता है, फिर आता है काशी विश्वनाथ गलियारा आता है, बांके बिहारी गलियारा जो कि मथुरा वृंदावन में है, फिर कामाख्या दिव्य परियोजना जो आपके गुवाहाटी असम में है, फिर आता है हनुमान लोक गलियारा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और श्री जगन्नाथ हेरिटेज गलियारा जो कि आपका ओडिशा में स्थित है। तो इस तरीके से ये भारत के प्रमुख तीर्थ यात्री गलियारे परियोजना के अंतर्गत एक प्रमुख स्थान आते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो हमारा आता है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में। इस कॉरिडोर के बारे में जानते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को अपने 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हुए, जिसमें डेरा बाबा नानक जो रहे हैं श्री करतारपुर साहिब तीर्थ यात्रा के बारे में जानते हैं। जो श्री गुरुद्वारा की करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित हो, यह भारत के पंजाब के गुरुदासपुर जिले में ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक से भारत पाकिस्तान सीमा से 4.5 किलोमीटर दूर स्थित है। करतारपुर जो है वह गांव रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित हो। इसमें गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक रावी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये डेरा बाबा नानक कहाँ पर है? यहाँ देखते हैं कि रावी नदी के तट पर स्थित है और साथ ही साथ यहाँ पर रावी नदी के पश्चिमी तट पर करतारपुर गांव है। तो इस तरीके से इसकी अवस्थिति दिखाई गई और ये मैप के माध्यम से मैप में यहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो इसी लोकेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, मतलब कि और इसको विस्तृत रूप में दिखाया गया है। यहाँ आपका नरोवाल है, यहाँ आपकी पठानकोट आता है, गुरदासपुर आता है, यहाँ यहाँ आपका जीटी रोड अमृतसर अंतरराष्ट्रीय सीमा ये आपकी पाकिस्तान से यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ आपकी बाघा बॉर्डर बॉर्डर हो, यहाँ लाहौर आता है। तो इस तरीके से ये श्री करतारपुर साहिब के कॉरिडोर के बारे में। अब जान लेते हैं इस कॉरिडोर से संबंधित जो समझौता है इस समझौते के बारे में। तो इस पर हस्ताक्षर कब किए जाते हैं? 2019 में। यह 5 वर्षों के लिए वैध होता है जो कि नवीनीकृत किया गया। इस समझौते के तहत भारतीय तीर्थ यात्राओं के और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और कार्ड धारकों को भारत के पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की 1 वर्ष दैनिक आधार वीजा युक्त यात्रा का प्रावधान करती है और यह पाकिस्तानी शिल्पों को एक गलियारे का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और यह भारतीय वीजा प्राप्त किए बिना भारत में डेरा बाबा नानक तक नहीं जाती। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को उसी दिन भारत वापस लौटना होता है और पाकिस्तान प्रत्येक तीर्थ यात्री में प्रत्येक यात्रा के लिए 20 अमेरिकी डॉलर वसूलता है। इस समझौते में इस गलियारे में यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की आस्था पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल के बारे में, जैसे कि गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान गुरु नानक का पुनर्जन्म, गुरुद्वारा बेर साहिबा सुल्तानपुर लोधी पंजाब, श्री अल्लाकाल साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर, तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबू पंजाब, तख्त श्री पटना साहिब बिहार, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ये प्रमुख सिख तीर्थ स्थल आते हैं। करतारपुर साहिब गलियारे के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो एक तरीके से ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, जिसमें गुरुतारपुर गुरु नानक देव जी की अंतिम विश्राम स्थल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आखिर वहीं पर इस तरीके की प्रक्रिया क्यों की गई और यह सिखों के कौन से गुरु से संबंधित है,
तो सिखों के अंतिम गुरु आते हैं गुरु नानक देव, यानी कि 10वें गुरु आते हैं, उनका ये अंतिम विश्राम स्थल है और यहाँ पर वह अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के कई शब्दों की रचना करतारपुर में ही की थी और गुरु का लंगर नामक जो सामुदायिक भोजन भी है, वह करतारपुर में ही शुरू किया जाता है, जो सिख परंपरा की एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले यहाँ सिख धर्म के 3 नियमों का पालन किया। किरत करो, बंड छको, जब नाम जपो। किरत करो मतलब कि ईमानदारी से मेहनत करो, ओके, आजीविका कमाना। बंड छको यानी कि धन संपत्ति और प्रतिभा के जरूरतमंदों के साथ बांटो। नाम जपो यानी कि पाठ जप कीर्तन के माध्यम से ध्यान का मार्ग माना जाता है। तो इस तरीके से इनमें आता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सुर्खियों में रहे अन्य पहलों के बारे में। सरकारी पहल जैसे कि कस्तूरी कॉटन भारत कि वस्त्र मंत्रालय ने भारत में सभी कपास उठाई करने वाले कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड की कपास का उत्पादन करने का अधिकार दिया है। यह कॉटन जो है भारत में उत्पादित प्रीमियम गुणवत्ता वाली कपास होती है, जो 100% ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणीकरण से युक्त होती है। आपूर्ति श्रृंखला में कस्तूरी कॉटन भारत में ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। कस्टोरी कॉटन भारत के बारे में बात करें तो यह वस्त्र मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापारिक निकाय व औद्योगिक समूहों की एक संयुक्त पहल होती है, जिसका उद्देश्य भारतीय कपास की ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी लेकर स्व विनिमय सिद्धांत प्रकार करना है, ताकि इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके और स्थायी कॉटन इकोसिस्टम को बनाया जा सके। इसके कार्यान्वयन एजेंसी में आता है सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद आती है। अब आते हैं प्रोजेक्ट परी की ओर, यानी कि पब्लिक ऑफ आर्ट की ओर। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी का मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट परी से डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको परी का फुल नेम याद होना जरूरी है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट आर्ट ऑफ पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को की जो 46वीं, यानी इस बार जो विश्व धरोहर स्थल का जो दर्जा दिया गया है, उसकी जो बैठक हुई है वो 46 नंबर की हुई है। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसका पहला आयोजन दिल्ली में होता है। और प्रोजेक्ट परी के बारे में बात करें तो यह ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा इसे कार्यान्वित किया गया है। ललित कला अकादमी जो है वह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य शहरी परिदृश्यों में लोक प्रतिष्ठानों के माध्यम से कला के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देना है और यह लोकतंत्रीकरण में ऐसे परिदृश्यों और सुगम दीर्घाओं में बदलता है। देश भर में 150 से अधिक दृश्य कला से जुड़े दिल्ली में पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां जैसी कलाकृतियां हैं, जिसमें थांगता पेंटिंग सिक्किम लद्दाख में, चेरियल पेंटिंग तेलंगाना में, बड़ी थड़ी पेंटिंग राजस्थान में, अलकना कला त्रिपुरा आदि में आती है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल के बारे में भी जान लेते हैं। यह पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पर्यटन पहल के रूप में पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी की शुरुआत की है। यह देश के 90-50 पर्यटन स्थलों में शुरू किया गया है। पर्यटन मित्र एवं पर्यटन दीदी पहल के बारे में, इसका उद्देश्य जो है पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर करना और यह पर्यटकों को आतिथ्य प्रेमी लोगों से मिलवाया जाएगा और ये लोग पर्यटन स्थलों के दूत और कहानीकार के रूप में कार्य करेंगे। यह कार्य उन सभी व्यक्तियों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करके किया जा रहा है, जो किसी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के साथ बातचीत पर संवाद करता है और यह अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव करने के लिए सभी स्वागत सत्कार करता है। इसमें खाद्य पर्यटन, शिल्प पर्यटन जैसी पर्यटन संबंधी नए उत्पादों अनुभवों को विकसित करने के लिए महिलाओं और युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। अब आती है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के बारे में। चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक ने भारत के अलग अलग राज्यों के लिए कई जीआई टैग प्रदान किए। तो सबसे पहले तो जानना है कि जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं और इन्हें किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये किससे समझौते से संबद्ध है, इसे कितने साल तक ये दिया जाता है, मतलब कि वैलिड रहता है, और ये किस तरीके की इसका प्रारूप रहता है, तो इससे जानते हैं। भौगोलिक संकेतक जो है एक प्रकार का ऐसा संकेतक होता है कि किसी उत्पाद की पहचान एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र और उनके राज्यों या प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। यह ट्रिप्स इसे समझौते के रूप में परिभाषित है। इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया जाता है और इस पंजीकरण को आगे 10 वर्ष के लिए वर्षों के मतलब कि बार-बार इसे नवीनीकृत भी किया जाता है, यानी कि अवधि बढ़ा दी जाती है। इसमें धारक को किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने रोकने में सक्षम बनाता है। एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक को किसी अन्य व्यक्ति को और अन्य तकनीक का उपयोग करके उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता है, जिसका निर्धारण उस संकेतक के मानकों में किया जाता है। भारत से संबंधित कानून में आते हैं, जैसे कि माल या का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, माल का भौगोलिक संकेतक विनिमय संरक्षण नियम 2002 होता है। भौगोलिक संकेतक रजिस्टर में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है, जिसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क महानियंत्रक इस संकेतक के रजिस्ट्रार हैं, जिसमें भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के
कामकाज की निगरानी करता है और जीआईआर क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय होते हैं। तो इस तरीके से इसका संकेतक है। आइए जीआई टैग जान लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट, जो कि प्राकृतिक डाई का उपस्तरों का प्रयोग किया जाता है। बनारस धातु ढलुआ शिल्प, जो कि मेटल क्राफ्टिंग कास्टिंग क्राफ्ट है। बरेली का बांस वेत, जिससे घरेलू फर्नीचर बनाए जाते हैं। थाऊ एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई, जो कि रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई की जाती है। बरेली जरी जरदोजी सोने और चांदी के तार की जरी होती है। बनारसी तिरंगी बर्फी, जो कि केसरिया रंग के केसर, हरे रंग के पिस्ता और बीच में सफेद रंग के खोए और सफेद व काजू के प्रयोग से बनाई गई है। बोडो नारजी, जो कि असम की है, जो कि जूट के पत्तों के से बना एक अर्धकिण्वित पदार्थ हो गया। बोडो अरुणोई, जो कि जीवंत रंगों और जटिल डिजाइन के लिए बनाई गई। बोडो नेफान, 2-3 महीनों तक पूरी तरह बंद कंटेनर में एनारोबिक रूप से तैयार की गई किण्वित मछली से बना व्यंजन है। बोडो ओंडोला, जो कि चावल के पाउडर से बनी करी है, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए लहसुन, अदरक, नमक, एलकरी मिलाए जाते हैं। बोडो गौखा या गौखी, जो कि स्थानीय तौर पर गौका गौखी है। और बोडो जौ बोरान, जो कि बोडो समुदाय का एक पारंपरिक पेय है। बोडो जो गिरसी, जो कि किण्वित चावल से निर्मित पारंपरिक मादक पेय है। बोडो मेवरा जो बिडवी, जो कि चावल से बना एक पारंपरिक पेय होता है। और यह समुदाय को मान्यता है कि यह चावल से बना पेय भगवान शिव की देन हो, इसकी औषधि के रूप में सेवन किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आती है निकोबारी डोंगी गोदी शिल्प और निकोबारी चटाई, अंडमान करेन मूसली चावल, निकोबारी तभी ए नगाए, नवात कुक, पत्थर नारियल, गप्पड़ो वुड क्राफ्ट आता है। निकोबारी हट आती है। फिर आता है गुजरात में कच्छ अजरक, जो कि ब्लॉक प्रिंटेड वस्त्र है, जिन पर राय डाई का उपयोग एक ज्यामितीय आकार और फूल के पैटर्न पर ये बनाई जाती है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने नया ध्वज प्रतीक चिन्ह और न्याय की देवी की नई प्रतिमा जारी की है, उसके बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज प्रतीक चिन्ह और का अनावरण किया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किया। यानी कि पहले जब जो न्याय की देवी होती थी, तो इस तरीके से उनकी मतलब कि आंखों में पट्टी बंधी रहती थी और ये हाथ में तलवार लिए रहती थी और ये न्याय की तराजू लिए रहते थे। लेकिन जो प्रेजेंट में अभी इस बार जो मूर्ति को, मतलब न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस की, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है, जिसमें उनकी पट्टी को खोल दिया गया है और ये हाथ में भारत का संविधान लिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है एक, मतलब कि इसके जो काफी हुआ है कि जो पहले था कि कानून अंधा होता है, तो उसी की जो अवधारणा है उसको इसमें नकारा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पहले का चित्र है और ये आपका आफ्टर, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में निर्मित किया गया है, उसके चित्र को दिखाया गया है। न्याय की देवी के बारे में जाने कि यह इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, क्योंकि न्याय की देवी इस तरीके से क्यों बनाई जाती है। तो इसे ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के आधार पर बनाया जाता है और यह प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने देवी जस्टिस्टिया के रूप में न्याय की देवी की पूजा की थी। एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में तलवार। और यह पुनर्जागरण काल यानी कि 14वीं शताब्दी में के दौरान पट्टी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ था। तभी न्यायिक प्रक्रिया को भ्रष्ट होने और कानून के अंधन होने पर यह व्यंग्य के रूप में समझा जाता था। तो इस तरीके से उस टाइम पर न्याय की देवी बनाई गई थी और वही अभी तक चल रही थी, लेकिन प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को बदला गया। इसका प्रबोधन यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी में होता है, जिसे आधुनिक काल में माना जाने लगा कि आठ आंख पर पट्टी जो है वो दर्शाती है कि कानून की नजर में सब बराबर हो, यह कानून के अंधे होने का संकेत देती है। और अंग्रेजों ने भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा की स्थापित करने की शुरुआत की थी और इसे पहली बार इस मूर्ति को 1872 में कलकत्ता के हाई कोर्ट में स्थापित किया गया था। अब न्याय की देवी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद से मुक्ति का एक प्रतीक है कि यह नई प्रतिमा ब्रिटिश काल विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश की गई है। भारतीय परिधान यानी कि न्याय की देवी मूर्ति में पश्चिमी परिधानों की बजाय साड़ी पहने दिखाई गई है। नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई और नई मूर्ति दर्शाती है कि कानून अंधा नहीं है, उसकी नजर में सभी बराबर है। खुली आंखें समाज के भीतर जटिलता और भेदभाव के बारे में ज्ञान का भी प्रतीक है। नई प्रतिभा में तकरार की जगह भारतीय संविधान है, जो कि संविधान की सर्वोच्चता हमारे न्याय शास्त्र में इसके महत्व का प्रतीक है और भारत में न्याय हिंसा या बल की बजाय संवैधानिक सिद्धांतों का पर आधारित है। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, जो कि दर्शाता है कि न्यायालय किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखता एवं सुनता है। अब ये तो मूर्ति के बारे में हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज भी जारी किया गया, नया प्रतीक चिन्ह। तो नया जो ध्वज है उसमें अशोक चक्र,
सुप्रीम कोर्ट का भवन संविधान है। प्रतीक चिन्ह में इस तरीके से इसे दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा की जाती है और इस प्रतीक की विशेषताओं में अशोक चक्र जो है शीर्ष पर प्रतिष्ठित सर्वोच्च न्यायालय भवन मध्य में और संविधान की पुस्तक बीच में है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये प्रतीक चिन्ह में भारत का सर्वोच्च न्यायालय रोमन में, यतु धर्मस्तु जया देवनागरी लिपि में, और यतु धर्मस्तु जया एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहां जय है, जहाँ धर्म है वहां जीत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह के बारे में, प्रतीक नए ध्वज के बारे में चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सेशन को फिनिश कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी सुर्खियों में रहे ऐतिहासिक स्थल से लेकर और भी आगे के जितने टॉपिक है उनको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक, और ये हमारा लास्ट भी जो कल आएगा वो आपका लास्ट भी होगा। उसी के बाद ये लास्ट हो जाएगा तो फिर आपकी मैगजीन को शुरू कर दिया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर मिल जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें। और आपको पूरी पीडी मतलब पूरे पीटी 365 हमारे द्वारा कंप्लीट किया जाएंगे, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर नोटिफिकेशन ऑन करें कि जैसे ही क्लास आए आप उसको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।